जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है छिलमिल और आज का हमारा बर्निंग इशू का टॉपिक है डेयरी प्रोडक्शन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे कि आपको पता है कि मिल्क के अनेकों फ़ायदे हैं। मिल्क से हमको प्रोटीन मिलता है, मिल्क से हमको कैल्शियम मिलता है और बहुत तरह की विटामिन्स हमको मिल्क से मिलती है। तो ये मिल्क प्रोडक्शन का जो सिलसिला है वो आज से नहीं, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से ही चलता आ रहा है। रीसेंट आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स में ये प्रूफ हो चुका है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी मिल्क प्रोड्यूस किया जा रहा था फॉर द पर्पज़ ऑफ कंजम्पशन एंड फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेडिंग टू सम एक्सटेंट। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग का ऑप्शनल पबेट है तो देयर इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू विच इज़ द पबेटपीडिया करंट अफेयर्स मैगजीन। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग इस लिंक पे क्लिक करके ये मैगजीन अवेल कर सकते हो और पबेट पे अपनी मास्टरी हासिल कर सकते हो। अब की बार पबेट पर सबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था। ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि इंडियन और कैनेडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने हाल ही में ये डिस्कवर या फाउंड किया है कि डायरी प्रोडक्ट्स जो है इट वेर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन एरा। उस दौरान से ही मिल्क प्रोडक्ट्स या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस किए जा रहे थे। इट वॉज अराउंड 2500 BC। दिस फाइंडिंग्स बताता है कि इतने अर्लीस्ट टाइम से दूध की प्रोडक्शन करी जा रही थी। वो रीसेंट ओरिजिन नहीं है, ये हज़ारों साल पुरानी प्रथा है। ठीक है, कि दूध जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा था फॉर द पर्पज़ ऑफ कंजम्पशन एंड फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेड। इस फाइंडिंग्स में और क्या क्या पता चला है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को, आज ये वीडियो में और विस्तार से स्पेसिफिकली देखते हैं। बेस्ड ऑन अ मोलिकुलर एनालिसिस, जो आइसोटॉप्स है उसके बेसिस पे हमें जो मतलब आर्कियोलॉजिकल साइट है गुजरात के कोटादा भट्टी में, वहाँ की पॉटरीज पे ट्रेसेस ऑफ मिल्क पाए गए हैं। इन ट्रेसेस को आइसोटॉपिकल एनालिसिस या मॉलिक्यूलर एनालिसिस के बेसिस पे पता चला है कि ये जो ट्रेसेस पाए गए हैं ये मिल्क के ट्रेसेस है, जो ये बताता है कि उस ज़माने भी मिल्क का जो है वो प्रोडक्शन किया गया था। Traces seen in cooking vessels indicate the presence of milk which may have been boiled for consumption. जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की पॉटरी थी उनमें स्पेसिफिकली जो कुकिंग व्हीकल वेसल्स थी उसमें ट्रेसेस ऑफ मिल्क पाया जाता था, जो ये बताता था कि मिल्क कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उन वेसल्स में कुछ वेसल्स जो थे वो परफोरेटेड वेसल्स थे। परफोरेटेड मतलब जिनमें छन्नी बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में, छलनी टाइप वेसल्स थे, जो ये भी बताता था कि मिल्क जो है वो किसी और फॉर्म्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट टाइम में हमको पता है कि मिल्क बहुत सारे फॉर्म्स में इस्तेमाल किया जाता है। आइसक्रीम्स, उसके बाद मिठाइयाँ, कर्ड, चीज़, इन सारे फॉर्म्स में मिल्क को चेंज किया जा सकता है। उस ज़माने में इतना एडवांस नहीं था, लेकिन फिर भी मिल्क को फॉर्म चेंज जो है, मिल्क का फॉर्म जो है वो चेंज करके कुछ और बना के पिया जाता था या खाया जाता था, वॉट एवर इट वॉज, लेकिन मिल्क चेंज फॉर्म में भी सेवन किया जाता था। The large head indicate that milk was produced in surplus so that it could be exchanged and there could have been some kind of trade between settlements. तो जैसे कि मैंने कहा कि मिल्क जो था वो खुद के सेवन के लिए भी प्रोड्यूस किया जाता था और एज अ मींस ऑफ ट्रेड भी मिल्क बहुत लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जाता था। ये कैसे पता चला? क्योंकि मिल्क जो है वो बहुत बड़ी बड़ी वेसल्स में बनाए, मतलब मिल्क के ट्रेसेस बहुत बड़ी बड़ी वेसल्स में पाए जाते थे, जो ये बताता था कि मिल्क जो है ट्रेडिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। एंड along with the consumption process it was also used for the trading purpose. Through a process called stable isotope analysis, the researchers were able to identify that cattle used for dairy production. यहाँ पे ये चीज़ भी पता किया हमारे रिसर्चर्स ने कि कौन से कैटल्स यूज किए गए थे फॉर द प्रोसेस ऑफ डेयरी प्रोडक्शन, क्योंकि आपको पता है गाय का भी दूध मिलता है, बकरी का भी दूध मिलता है। तो कौन से इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन से कैटल्स यूज किए जाते थे जिनसे वो दूध निकालते थे।
तो उस आइसोटोप एनालिसिस से जो रिसर्चर्स हैं उनको पता चला कि वाटर बफेलो जो है वो ओल्डर एज में, मतलब उनकी जो डेथ होती थी वो ओल्डर एज में होती थी, जिसका मतलब ये है कि वाटर बफेलो यानी कि भैंसों को वो इस्तेमाल करते थे फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग मिल्क। उनको वो लोग ज़िंदा रखते थे ताकि उनसे वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सके। ऑन द कॉन्ट्ररी जो गोट है, गोट्स वगैरह जो हैं वो अर्ली एज में उनकी डेथ पाई जाती थी, जिससे ये पता चलता था कि गोट्स वगैरह जो कैटल है उनको मीट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पे जो कैटल स्पेसिफिकली मिल्क प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता था दैट वाज वाटर बफेलो, क्योंकि उनकी डेथ जो है वो लेटर एज में होती थी, मतलब उनको लंबे समय तक जिंदा रखा जाता था। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो गोट शिप होते थे उनकी डेथ अर्ली एज में होती थी, जिसका मतलब ये है कि उनको मीट के लिए मार डाला जाता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की खास बात एक और है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ फेसलेस सिविलाइजेशन। मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन जब हम देखते हैं तो उसमें एक स्पेसिफिक फेस होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मॉडर्न मिडाइवल हिस्ट्री की बात करें या फिर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, तो मुगल एम्परर्स की बात करें तो उनमें हर एक राज में एक फेस, अकबर का ज़माना, जहांगीर का ज़माना, बाबर का ज़माना, तो एक फेस होता है स्पेसिफिकली। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई फेस नहीं था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ना कोई राजा ना कोई रानी, सब इक्वल थे, ख़त्म कहानी। तो इस तरह का सीन था, ना कोई स्पेसिफिक राजा था ना कोई डिस्क्रिमिनेशन था, सब बेसिकली इक्वल थी, इक्वालिटी थी प्रजाओं में। तो अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के हिस्ट्री के बारे में। इंडिया, इंडिया नाम कहाँ से आया? इंडिया जो है, इंडिया, द नेम इंडिया डेट्स बैक टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडिया नाम आया इंडस रिवर से, इंडस रिवर आया इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ठीक है, तो ये सब जो है वो कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड। इंडिया जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है टू द हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो फ्लरिश यानी कि एस्टैब्लिश हुआ था अराउंड 2500 BC इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया इन कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान एंड वेस्टर्न इंडिया। यहाँ पे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो साउथ एशिया के वेस्टर्न साइड में, जो प्रेजेंट पाकिस्तान है, वहाँ पे ये जो है ये पूरा मैप आप देख सकते हो। ये सारी जो कंट्रीज़ है, मेजर सिविलाइजेशंस हैं, वो एक टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही एक पार्ट था। चाइना, इंडिया, उसके बाद इजिप्ट और मेसोपोटामिया, ये सारे जो मेजर सिविलाइजेशंस है इट फ्लोरिश ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये 4 सिविलाइजेशंस थे जो एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेजर जो कैटेगराइजेशन में आते हैं। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया एंड चाइना। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि इंडस वैली वॉज होम टू द लार्जेस्ट ऑफ द 4 एंशियंट अर्बन सिविलाइजेशन, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया और चाइना। जो इंडस वैली है इट वॉज होम टू द सबसे अर्लीस्ट जो सिविलाइजेशन थे, चाहे वो इजिप्ट हो, उसके बाद मेसोपोटामिया हो, इंडिया और चाइना हो। इसी वजह से बहुत सारे जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं वो इन सारी चीज़ों की कनेक्टेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, इजिप्ट में जो रिलीजियस प्रैक्टिस होता है मरकाबा, इट इज़ इक्वल टू इंडियन प्रैक्टिस ऑफ कुंडलिनी अवेकनिंग। दोनों में सेम है, प्रोसेस सेम है, दोनों का जो अवेकनिंग फेज है दोनों में सेम है, लेकिन बस नाम डिफरेंट है। तो इन सारी सिविलाइजेशंस में कहीं ना कहीं आपको थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज़ मिलेगी। चाइना में भी सेम थिंग, कुछ प्रोसेस प्रैक्टिस किया जाता है। चाइनीज़ लोग जो रिचुअल्स प्रैक्टिस करते हैं वो हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न लोग बहुत हद तक सिमिलैरिटी प्रैक्टिस करते हैं, या फिर उनके खान पान जो है वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न के मणिपुर साइड के लोग जो है उनकी सिमिलैरिटीज़ होती है।
तो यहाँ पे ये चारों सिविलाइजेशंस में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ मिलेगी, क्योंकि वो लोग एक ही ओरिजिन, मतलब एक ही मेजर सिविलाइजेशन के हिस्सा है, मतलब एक माँ के चार बेटे, इस तरह से याद रख सकते हो। In the 1920s, the Archaeological Department of India carried out excavations in the Indus Valley, wherein the ruins of the two old cities Mohenjo-daro and Harappa were unearthed. यहाँ पे जॉन मार्शल, जिन्होंने जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, उन्होंने अनाउंस किया था द डिस्कवरी ऑफ ए न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली टू द वर्ल्ड। 1924 से ऑफिशियल डिस्कवरी ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन नहीं पता चला था लोगों को। 1924 में जॉन मार्शल, जो कि उस टाइम पे डायरेक्टर थे ASI के, उन्होंने इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज करी थी और हमको बताया था कि हमारी सबसे पुरानी सिविलाइजेशन क्या थी, उनमें क्या वो लोग किस तरह से रहते थे, वो लोग किस तरह की पॉटरीज यूज़ करते थे और बहुत कुछ। तो अब हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली इंपॉर्टेंट है। ये है हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो प्रेजेंट पाकिस्तान साइड में है। हड़प्पा जो है, इट वॉज एक्सकेवेटेड बाय दया राम साहनी इन 1921। इट वॉज द अर्लीस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि एक्सकेवेट किया था दया राम साहनी ने इन 1921। आपको सीरियली अरेंज करने के लिए बोल सकते हैं और एक्सकेवेटर के नाम भी पूछ सकते हैं मैच द फॉलोइंग के लिए। तो हड़प्पा वॉज एक्सकेवेटेड बाय दया राम साहनी इन 1921। इट वॉज द अर्लीस्ट एक्सकेवेशन साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट इज लोकेटेड इन द बैंक ऑफ रिवर रावी इन पंजाब, पाकिस्तान। इसके इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है सैंडस्टोन स्टेचूज ऑफ ह्यूमन एनाटोमी, ग्रैनरीज, बुलक कार्ट्स। यहाँ पे जो आपको आर्ट एंड कल्चर के पहले चैप्टर में आपको पता चला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस तरह के स्टैचूज जो हैं, किस तरह के स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलता है, और बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्कल्पचर्स। उसके बाद ग्रैनरीज मिलती थी। ग्रैनरीज बहुत बड़ी बड़ी हॉल्स टाइप की होती थी, जहाँ पे जो ग्रेन्स हैं वो रखे जाते थे। उसके बाद बुलॉक कार्ट्स भी यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही मिलता था हमको। उसके बाद मोहेंजोदारो। मोहेंजोदारो इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। इसके ऊपर तो एक मूवी भी बन चुकी है पूरी तरह से, जिन्होंने नहीं देखी है देख सकते हो, तो पूरा डिटेल में पता चलेगा। It was excavated by R.D. Banerjee and it is located in the bank of river Indus in Punjab. ये भी पंजाब, पाकिस्तान पंजाब में एस्टैब्लिश किया गया है ये इंडस रिवर। तो इंडस और रिवर आपको पता ही है, इंडस और रावी रिवर दोनों एकदम अगल बगल में ही रहते हैं। तो ये जो है हड़प्पा और मोहेंजोदारो, ये प्रेजेंटली पाकिस्तान के एरिया में लोकेटेड है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ग्रेट बाथ। इंडस वैली लोगों की खासियत ये थी कि वो लोग हाइजीन को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे और इसीलिए उन्होंने जगह जगह पे ग्रेट बाथ जो है वो बनाए हैं। बहुत बड़े बड़े बाथ जहाँ पे लोग शायद सामूहिक नहाते थे, और इसलिए ग्रैनरीज भी मिलेगा। ब्रॉन्ज डांसिंग स्टैचूज जो है वो भी देखने को मिलेगा आपको। ट्राइभंगा पोजीशन में है जो डांसिंग स्टैचू, वो आपको देखने को मिलेगा। सील ऑफ पशुपति, उसके बाद स्टेलाइज स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन एंड अ पीस ऑफ वोवन क्लॉथ। ये सारी फाइंडिंग्स मिली है मोहेंजोदारो में। डिटेल में आपको आर्ट एंड कल्चर के जो लेक्चर्स होंगे वो आपको पता चल जाएगा इसमें कि क्या क्या इनकी खासियत है, किन से इनको बनाया जाता था और क्या स्कल्पचर्स थी, पॉटरीज थी। यहाँ पे बस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे प्रीलिम्स के फैक्ट्स हैं। उसके बाद सुक्ता जेंडर। सुक्ता जेंडर जो है इट वाज एक्सकेवेटेड बाय स्टेन इन 1929 और इसका लोकेशन है इन साउथ वेस्टर्न बालोचिस्तान प्रोविंस, पाकिस्तान ऑन डस्ट रिवर। तो मोहेंजोदारो, हड़प्पा और सुक्ता जेंडर ये तीनों जो हैं ये पाकिस्तान में लोकेटेड है, ये हमारे इंडिया में लोकेटेड नहीं है। और इट वॉज एक्सकेवेटेड इन 1921। बैक टू बैक तीनों जो हैं वो तीनों एक्सकेवेट किया था, सबसे पहले हड़प्पा, उसके बाद मोहेंजोदारो, उसके बाद सुक्ता जेंडर। और इसकी खास बात यह है कि इट वॉज अ ट्रेड पॉइंट बिटवीन हड़प्पा एंड बेबीलोन। बेबीलोन इजिप्ट में था, तो हड़प्पा और बेबीलोन के बीच में ये इम्पॉर्टेंट ट्रेड पॉइंट था।
उसके बाद है छानहूदारो। छानहूदारो जो था वो सिंध ऑन द इंडस रिवर। छानहूदारो भी इंडस रिवर में लोकेटेड है, सेंट एरिया ऑफ द इंडस रिवर में लोकेटेड है एंड इट वाज एक्सकेवेटेड बाय एन.जी. मजुमदार। इसकी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है बीड मेकर शॉप, फुटप्रिंट ऑफ ए डॉग चेजिंग अ कैट, और ये दोनों जो है ये छानहूदारो की खास बात है। ये मैच द फॉलोइंग आ सकता है कि कौन से हड़प्पन साइट्स की खास बात कौन सी है। जो हड़प्पा इंपॉर्टेंट है, मोहेंजोदारो इंपॉर्टेंट है, धोलावीरा इंपॉर्टेंट है, छानहूदारो इंपॉर्टेंट है, और ट्रेड पॉइंट जो है बेबीलोन और इसका हड़प्पा का वो इंपॉर्टेंट है। तो सारे आप थोड़े थोड़े करके याद कर सकते हो। कालीबंगान ये भी इंपॉर्टेंट है। कालीबंगान की खास बात ये है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे क्ले के ओवन्स मिलेंगे जो ये बताता था कि वो लोग फायर का इस्तेमाल किस तरह से करते थे। Kalibangan was excavated by Ghosh in 1953 and it is located in Rajasthan on the bank of Ghaggar River. ये हमारे इंडिया में जो है वो प्योरली लोकेटेड है। इट इज़ लोकेटेड इन राजस्थान ऑन द बैंक ऑफ घगार रिवर। और इसकी इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स है फायर ऑल्टार, कैमल्स बोन, वुडन प्लॉ। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो फायर ऑल्टर, यहाँ पे फायर जला के या तो वो लोग वार्मथ लेते थे, वाइल्ड एनिमल्स को भगाते थे, या खाना बनाने के लिए मतलब बहुत हेवी मात्रा में आग लगाते थे ये लोग। कैमल्स बोन मिला है यहाँ से और वुडन प्लाउ मिला है जो कि एग्रीकल्चर को भी कहीं ना कहीं दिखाता है। उसके बाद आता है बनवाली। Banwali was excavated by R.S. Bist in 1974 and it is located in Hisar district of Haryana. This is again in India. जो बनवाली है it is located in Hisar district of Haryana. इसकी important findings है beads, barley, evidence of both pre-Harappan and post-Harappan civilization. तो इसकी important findings है beads, यहाँ से जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनको बार्ली मिली थी, इनको प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सकेवेशंस मिली है और पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशंस के भी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सकेवेशंस मिली है। उसके बाद है धोलावीरा। धोलावीरा जो है वो एक्सकेवेटेड किया गया था R.S. बिस्ट इन्हीं से ही 1985। इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात इन रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ पे आपको पता ही है डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया बोलता है हमारा है, पाकिस्तान बोलता है हमारा है, अभी तक डिसाइड हुआ नहीं किसका है। तो रन ऑफ कच्छ पे धोलावीरा लोकेटेड है और इसकी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और वाटर रिजर्वियर। जैसे कि आपको पता है कि इंडस वैली के लोग हाइजीन के मामले में बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्शियस थे। ग्रेट बाथ्स जगह जगह होता था और ड्रेनेज सिस्टम उनका बहुत परफेक्ट था। ड्रेनेज सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा मतलब मैकेनिकली एडवांस करते थे। और धोलावीरा जो था इट वाज स्पेसिफिकली नोन फॉर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड वाटर रिजर्वियर। तो ये है हमारे वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।